हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी यूनिट 2 प्लानिंग को आगे ले जाने वाले हैं और ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। लास्ट टॉपिक इसमें हम कवर करके इस यूनिट को खत्म करेंगे और हमारी यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। डिसीजन मेकिंग क्या है, उसके मीनिंग और इंपॉर्टेंस, और ग्रुप डिसीजन क्या होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली सेम चीज है, वो सिंगुलर होती है और ये प्लूरल होती है, ग्रुप में होती है इस तरीके से। तो बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अपना ये लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करके यूनिट को एंड करते हैं। डिसीजन मेकिंग का सबसे पहले तो हमें मीनिंग पढ़ना है। तो आते हैं मीनिंग डेफिनेशन पे। डिसीजन मेकिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ राइट एंड इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम टू एंड मोर ऑल्टरनेटिव फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट। बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, डिसीजन मेकिंग जो है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली हम हमारे राइट प्लान को चूज करते हैं, राइट एक्शन को चूज करते हैं, राइट इफेक्टिव कोर्स को चूज करते हैं। कुछ भी कह सकते हो आप इन तीनों में से, ठीक है। बिकॉज एक कंपनी कभी भी प्लानिंग करती है तो एक आपका केस नहीं बनाती, एक प्लान नहीं बनाती है, वो बहुत सारे 2-3 ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी बनाती है। तो उन 2-3 ऑल्टरनेटिव प्लान्स में से जो मेन है, जो आपके पर्पसेस को, आपके डिजायर, आपकी जरूरतों को कंप्लीट करेगा, ऐसा इफेक्टिव कोर्स को चूज करना, वो आप डिसीजन मेकिंग में जाके करते हैं। यानी कि सिलेक्टिंग पॉइंट है, ये एक तरीके का सिलेक्टिंग प्रोसेस होता है। किसको सिलेक्ट करने का? आपका राइट और मतलब कंफर्म एक इफेक्टिव कोर्स को सेलेक्ट करने का ये आपका प्रोसेस होता है। डिसीजन मेकिंग इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग से ही हमारा जो मैनेजमेंट है वो एसेंस होता है, यानी कि स्टार्ट होता है या फिर बेहतर होता है। अगर आप सही चीज में, सही जगह पे सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आपकी मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। अगर आप सही प्लान की डिसीजन नहीं लेंगे तो आपका मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के आगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप समझ ही रहे हैं। जैसे मैनेजमेंट के अंदर अगर हम इसे नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई सही प्लान नहीं आएगा हमारे वर्क को करने के लिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, हम ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस हमारे सामने है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी राइट। हम वैसा ही प्लान अपना चूज करना पसंद करते हैं जिसमें हम अपनी रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन यानी कि यूज कर सके। ऑब्वियसली ये हमारी यूटिलाइजेशन पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। डिसीजन मेकिंग यूटिलाइज्ड ऑल द अवेलेबल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, इन देयर बिजनेस। मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग जो होता है वो हमारे जितने भी अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं उन्हें यूटिलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। और ये हमारे मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर अचीविंग ऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसकी हेल्प से हम अपने गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उन सारी चीजों को, उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने में हमारा डिसीजन ही हमारी हेल्प करता है। अगर हम अच्छा डिसीजन नहीं लेंगे तो हम अच्छे से चीजों को यूटिलाइज करना पसंद नहीं करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और ये हमारी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। बिकॉज जहाँ पे हमारा यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ता है वहां पे हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छे से चीजों को यूटिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी वेस्टेज कम होगी और यूटिलाइजेशन पावर हमारी ज्यादा हो जाएगी। यही चीज होती है सेम एफिशिएंसी के अंदर। इसी प्रोसेस को हम एफिशिएंसी कहते हैं। आप कह सकते हो कि वहां पे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, वेस्टेज कम और यूटिलाइजेशन ज्यादा। द कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर ऑल कंपनीज एंड बिजनेस, 6 M's। एक कॉमन रिसोर्सेज क्या होती है हर बिजनेस या कंपनी के पास? 6 M होते हैं। ये 6 M कौन कौन से हैं? मेन यानी कि हमारे लेबर पार्टी जो होती है, मनी हर बिजनेस में लगता ही लगता है, ये रिसोर्स होता है एक तो हमारे बिजनेस को चलाने का। मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए। मटेरियल जिससे हमारी चीजें प्रोडक्ट होंगी, प्रोड्यूस होंगी। मेथड, किस टेक्निक से हम बेसिकली काम कर रहे हैं। एंड मार्केट, जिसमें हम बैठ के काम करते हैं। तो ये 6 चीजें जो होती हैं वो हमारे एक बिजनेस, किसी भी बिजनेस के पास, एक कंपनी के पास कॉमन होती है। और इन्हीं 6 अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से ही एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है बेसिकली। A manager making good decision and this result is better utilization of these resources। एक मैनेजर जब अच्छा डिसीजन करता है, अच्छा डिसीजन मेकिंग बनाता है या अच्छा डिसीजन लेता है, तभी जाके हमारे जो ये गिवन जो भी हमारे पास ये दीज रिसोर्सेज होते हैं अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं और हमें एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। आई होप आपको ये टॉपिक, ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्यों हमारा डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंस रखता है। फेसिंग प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, वेरी नाइस पॉइंट। ये जो है बिल्कुल ये सही बोल रहा है ये पॉइंट हमारे पास,
कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो हमारे को चैलेंजेस को फेस करने में, प्रॉब्लम्स को फेस करने में बहुत मदद करता है। अगर आपने एक सही कदम नहीं लिया है, सही प्लान को नहीं चूज किया, फ्यूचर में ना प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए हमारे पास डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। डिसीजन मेकिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस एंड टैकल न्यू प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। जो डिसीजन मेकिंग होती है यानी कि एक सही डिसीजन जो होता है वो हमारी हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें फेस करने में, नई नई प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को टैकल करने में बेसिकली वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प करती है। क्विक एंड करेक्ट डिसीजन हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एक्सेप्ट टू न्यू चैलेंजेस। जो हमारे क्विक एंड करेक्ट यानी कि जो हमारे सही डिसीजन होते हैं उन्हीं की हेल्प से हम हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें फेस करके न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा डिसीजन मेकिंग हमारे प्रॉब्लम्स को फेस करने में। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बिजनेस ग्रोथ। एक अच्छा डिसीजन ही आपकी बिजनेस को हमेशा आगे लेके जाता है। अगर आपने कोई भी गलत स्टेप ले लिया या गलत डिसीजन ले लिया तो ऑब्वियसली वो आपके बिजनेस के अंदर लॉस ही करवाता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रोथ के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सही डिसीजन लें। तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। बाय द गुड भी लगा सकते हैं, बाय द गुड डिसीजन मेकिंग वी यूटिलाइज ऑल रिसोर्सेज प्रॉपरली सो इट्स इंक्रीज एफिशिएंसी। बिल्कुल सही बोला है। एक अच्छे डिसीजन मेकिंग से हम सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देन इट्स हेल्प टू चूज बेस्ट प्लान एंड गिव द पावर फॉर फेसिंग प्रॉब्लम्स चैलेंजेस। अभी हमने पढ़ा था ये हमें क्या देता है, एक बेस्ट प्लान देता है जिसकी उस बेस्ट प्लान की हेल्प से अगर हमने अच्छा डिसीजन नहीं लिया और सही बेस्ट प्लान नहीं चूज किया तो हम हमारे आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें फेस नहीं कर पाते, जो चैलेंजेस होते हैं उन्हें फेस नहीं कर पाते। तो ये हमें पावर देती है ताकि हम अपनी आने वाली मुसीबतों को फेस कर पाए और अच्छे से अच्छे तरीके से अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाए। सो द ऑल थिंग्स मेक अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डायरेक्टली अफेक्टेड देयर बिजनेस ग्रोथ। तो ये सभी चीजें मिलके हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को गुड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और ये सारे ही इफेक्ट हमारे डायरेक्टली किसे इफेक्ट करता है, हमारे बिजनेस ग्रोथ पे। तो आई होप आपको बिजनेस ग्रोथ का पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे जो है अचीविंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप अपने आने वाले गोलों को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप गलतियां करते जा रहे हैं, गलत डिसीजन लेते जा रहे हैं तो हमारा जो गोल होता है वो हमसे दूर होता जाता है। अगर हम सही डिसीजन नहीं लेंगे, सही स्टेप नहीं लेंगे तो हमारा गोल हमारे पास नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें सही डिसीजन लेना चाहिए और हमारे गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। In decision making, if something takes relational decision, helps the organization achieve all its objective quickly. अच्छा, यहाँ पे ना एक मेरे नाम मेंशन हुआ है रिलेशनल डिसीजन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल डिसीजन? रिलेशनल बोल दिया मैंने, सॉरी, रेशनल। रैशनल डिसीजन क्या होता है? रैशनल डिसीजन बहुत रैपिड डिसीजन होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, क्विकली लिए जाने वाला। ठीक है, ये एक क्विक डिसीजन भी आप इसे कह सकते हो। ये इस तरीके का डिसीजन होता है, नॉर्मल डिसीजन से ये मैच नहीं करता है। नॉर्मल आप बैठते हैं, काफी टाइम अपनी मीटिंग रखते हैं, काफी सोचते हैं, समझते हैं चीजों को, उसके बाद अपना फैसला लेते हैं। रैशनल डिसीजन जो होता है वो आपकी अनसर्टेन कंडीशंस पे भी लिया जाता है और क्विकली लेने वाला आपका डिसीजन होता है। ये काफी ज्यादा हेल्प करता है आपकी सभी तरीके के ऑब्जेक्टिव को क्विकली अचीव करने में। इट हेल्प टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियरली एंड रैपिडली। बहुत जल्दी, क्लियरली और केयरफुली आपके मतलब गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी मदद करता है। बिकॉज जो रैशनल डिसीजन होता है इज सो पावरफुल और इफेक्टिव डिसीजन प्लान। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लाइक अ स्ट्रेटेजिक प्लान, बिल्कुल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ताकि और इसी वजह से, ये पावरफुल होने की वजह से ही ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान माना जाता है, बेस्ट ग्रुप ऑलरेडी। ठीक है, किसी भी मतलब बेसिकली जो रेशनल डिसीजन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, रैशनल डिसीजन क्या होता है, इसमें ये एक तरीके का प्लान ही होता है। बेसिकली ये इतना पावरफुल है क्यों? आपको पता ही है, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम किसी भी एक तरीके का प्लान नहीं बनाते हैं, हम ऑल्टरनेटिव प्लान भी बनाते हैं। ठीक है, फिर हम उसमें से, मान लीजिए मैंने 10 प्लान बनाए, हम उसमें से बेस्ट, बहुत 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 बेस्ट, हम उसमें से 3 निकालते हैं और उनमें 3 से भी बेस्ट हमें एक निकालना होता है, वन ऑफ द बेस्ट। तो दिस इज कॉल्ड द रैशनल डिसीजन। वो वन ऑफ द बेस्ट जो हम निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड द रैशनल डिसीजन। वही हमारा रैशनल डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको 2 बार छाना है एक तरीके से। ठीक है, पहले मैंने 10 प्लान बनाए, वो सारे ही प्लान बेस्ट है, मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग है, उसमें से मैं कोई सा भी उठा लूं, सारी मेरी प्लानिंग को जाते ही जाते हैं। उनमें से भी मैंने बेस्ट 5 उठाए, उसमें से भी मैंने बेस्ट 3 निकाले और फिर उसमें से मैंने 1 निकाला। तो आप देख रहे कितना हमने छान कर उस मोस्ट
कह सकते हैं एकदम बिल्कुल कोहिनूर जैसा प्लान जो हम निकालते हैं उसे हम रैशनल प्लान कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे आने वाली जितनी भी हमारी डिजायर होती है उससे 99.9% तक मैच करता है। सो दिस इज द वेरी पावरफुल प्लान, सो इसे हम रैशनल प्लान कहते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में हमारे को बताया गया है इंक्रीज एफिशिएंसी। स्टार्टिंग की पॉइंट्स हम पढ़ते ही आ रहे हैं, जितने भी हमारे डिसीजन मेकिंग के पॉइंट्स हैं सब में इंक्रीज एफिशिएंसी का वर्ड आपने सुना ही सुना था। अ गुड डिसीजन मेकिंग ऑलवेज मेक अ बेस्ट प्लान। हमारी जो गुड डिसीजन मेकिंग होती है वो हमेशा ही एक अच्छा प्लान हमें ऑफर करती है, गुड प्लान ऑफर करती है, जो कि हमेशा हमारे और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं बिना किसी वेस्टेज के। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड, इसी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो ऑलरेडी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप ये ऑप्शन आपको पहले से भी क्लियर ही हो गया होगा, चार जो हमने पॉइंट पढ़ ही लिए थे। सिक्स्थ है फैसिलिटेट इनोवेशन। फैसिलिटेट इनोवेशन का मतलब क्या होता है? देखो, रैशनल डिसीजन फैसिलिटेट इनोवेशन। जो रैशनल डिसीजन हमारा बेस्ट ऑफ द वन डिसीजन निकल के आता है वो हमेशा हमारे इनोवेशन को फैसिलिटेट करता है, यानी कि वो हमारे इनोवेशन को भी स्थापित करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज वो हमारा सबसे ज्यादा इनोवेटिव नए आइडियाज के अकॉर्डिंग बना होता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे ना मेल खा रहे होते हैं, तभी तो हम उनमें से बेस्ट ऑफ निकाल पाते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, ये पुराना सा है, थोड़े पुरानी कंडीशन के। जो इनोवेटिव होता है ना वो रैशनल डिसीजन ही आके बनता है, यानी रैशनल प्लान। सो इसकी हेल्प से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटेट होता है इनोवेशन, यानी कि नई आइडियाज। दिस इज बिकॉज इट हेल्प टू डेवलप न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोसेस एटसेट्रा। This result is innovation. Innovation gives a competitive advantage to the organization. देखो, इसी वजह से हम हमारे ये हेल्प करता है, अभी मैंने बताया ना, यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन को स्थापित करता है। तो इनोवेशन स्थापित होगा तो हमारे पास नए नए, ये ऑलरेडी हमें हेल्प करेगा नए नए आइडियाज के लिए, डेवलप करने के लिए, नए प्रोडक्ट या नया प्रोसेस के लिए। तो इसी वजह से हमारी इसका रिजल्ट क्या आता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन आ जाती है, यानी कि नए नए आइडियाज आ जाती है, नई नई चीज आ जाती है। ठीक है, अब इनोवेशन क्या देता है हमें, इनोवेशन क्यों जरूरी है, ये क्यों, उसके आने से हमारे पास क्या बेनिफिट होता है। तो इनोवेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारे रैशनल डिसीजन ने तो इनोवेशन दे दिया, अब इनोवेशन देखो हमें क्या देता है, इनोवेशन हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस देता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस क्या होती है, हमारे कॉम्पिटिटर से हमें आगे निकालने वाली, हटकर बनाने वाली चीजों को हम कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें वो देती है। अगर हम भी बाकियों की तरह चीजें बेचने लग गए तो हमें उनमें फर्क नहीं होगा और लोग हमारे पास ज्यादा नहीं आएंगे। बट अगर हम नए प्रोडक्ट्स, नए आइडियाज या न्यू प्रोसेस से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे तो हमारे पास लोग ज्यादा आएंगे न्यू चीजों को देखकर। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 7 पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है आपका, मोटिवेटिंग देयर एम्प्लॉइज। अगर हम सही डिसीजन लेते हैं तो हमारा जो एम्प्लॉइज है, यानी हमारा जो स्टाफ है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर रहा होता है और तरक्की करते हुए वो भी मोटिवेट रहते हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वो कंपनी बहुत अच्छी है, काफी प्रॉफिट में है, हमें अच्छे प्लान्स मिलते हैं, हमें अच्छी इज्जत मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, अच्छी सैलरी अफोर्ड होती है। तो बहुत सारी चीजें, गुड पॉइंट्स आ जाते हैं जिससे हमारा स्टाफ, हमारे एम्प्लॉय भी काफी ज्यादा खुश रहता है। तो आई होप आपको ये 7 के 7 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी टॉपिक कठिन नहीं था, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बस हमें ग्रुप डिसीजन पढ़ना है, ये भी सेम मतलब बिल्कुल सेम टॉपिक है, बस वही है कि वो हम सिंगल एक डिसीजन मेकिंग पे बात कर रहे हैं। ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, ये कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हो। ग्रुप का मतलब वही होता है जहाँ पे पूरी मैनेजर की टीम एक साथ बैठ के एक प्लान बनाती है, तो दिस इज कॉल्ड द ग्रुप कम्युनिटी। बस, तो अब प्रोसेस क्या होता है डिसीजन मेकिंग का, बेसिकली आप इसे डिसीजन मेकिंग बोल रहे हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, बात एक ही होती है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है हम वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है इसके अंदर, एक भी डिसीजन लेने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। सबसे पहले हमें देखनी होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, तभी तो हम उसको समाधान करेंगे, तभी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव, यानी कि हमें बहुत सारे अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, मान लो 10 हमारे बीच में 10 मैनेजर्स बैठे हैं, सारे मैनेजर एक ही एक्सपीरियंस पे तो नहीं बोलेंगे। किसी को 10 साल होते हैं मैनेजर की पोस्ट पे, किसी को 5 साल होते हैं, किसी को 6 साल होते हैं, कोई अभी फ्रेशर होता है, तो हर किसी का माइंड भी तो अलग होता है। फ्रेशर क्या पता एक अच्छा आइडिया दे जाए हमें, उसका कितनी प्रैक्टिस है, कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक पूरे ग्रुप में से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आइडियाज मिलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे
हमारा जो ऑल्टरनेटिव है ना वो डेवलप होता है। उसके बाद फिर हम उसमें से ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं, यानी कि क्या प्लस पॉइंट है भाई, इस बंदे ने ये दिया, अच्छा चलो पहले मैनेजर ने ये चीजें हमें आइडियाज दिए, तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, उसको देख के उसको अप्रिशिएट करेंगे, हाँ ये सही भी है कि नहीं है, तो सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। 2 से 3 से फिर 4 5 ऐसे जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स बैठे होते हैं ना, उनकी बातों पे जाते हैं और उसके बाद उनके सभी के हम ऑल्टरनेटिव्स देख के उसमें से जो बेस्ट होता है ना उसे इवेल्युएट करते हैं कि भाई अब इसमें से अच्छा कौन सा है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फिर लास्ट हमारे पास आता है क्या ऑप्शन, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग द डिसीजन। उसके बाद जो हमने सेलेक्ट किया होता है, हमारा जो ऑल्टरनेटिव होता है, हमने जो सेलेक्ट किया होता है उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं यानी लगाते हैं, और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि हमारे पास जो हमने लगाया है क्या वो सही से काम कर भी रहा है, या उसमें क्या गड़बड़ आ रही है उसे पूरी करनी, या वो हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो ये सारी चीजें हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। सो ये प्रोसेस रहता है पूरा आपका डिसीजन मेकिंग के बाद का, या डिसीजन मेकिंग करने का पूरा प्रोसेस यही होता है। इंपॉर्टेंस भी आपकी हो गई है क्लियर, मीनिंग भी आपको हो गया क्लियर, और आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर होने के बाद ये यूनिट भी आपको पूरी क्लियर हो गई है। आई होप आपको इस यूनिट में बहुत मजा आया होगा। भले ही थोड़ा सा बड़ा था पर काफी इजी यूनिट है, भले ही थोड़ा सा बड़ा था पर बहुत इजी सा यूनिट है। एक वन शॉट इसका आपको मिल जाएगा, मैं आपको कल इसकी एक वन शॉट वीडियो भी दे दूंगी लास्ट। उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं और वीडियो धड़ाधड़ आएगी। सो प्लीज बिना किसी देरी के पढ़ाई करना शुरू कर दो, एग्जाम आ गए हैं, सोल के इग्नू के दोनों के ही फाइनल डेटशीट आ गए हैं। किसी को भी डेटशीट की रिक्वायरमेंट हो ड्यू के स्टूडेंट्स की तो प्लीज मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। फाइनल आ चुकी, टेंटेटिव भी नहीं आई है, प्लीज सीरियस हो जाओ पढ़ाई में। मिलते हैं नई वीडियो में, बिना किसी देरी के वन शॉट मैं आपके लिए भेज दूंगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, बेस्ट ऑफ लक।